नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज इस वीडियो में यूपी की बात में बात आज हाथरस की होगी। बात उन पीड़ितों की होगी जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, जो हाथरस में सुनने गए थे सत्संग, देखने गए थे बाबा को, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा। रोजाना की तरह इस चर्चा में मेरे सहयोगी लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है। हमें यहाँ यूपी सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन वो कौन से एक्शन करने वाली है, बाबा के ऊपर क्या कोई एक्शन होगा, तमाम सवाल हैं। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कई सारी बड़ी अपडेट हैं आज पूरे दिन भर, सुबह से लेकर अब तक की, और अभी भी एक ब्रेकिंग है हमारे पास। जब सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां से लेकर अब तक बाबा के पहले बयान तक, हालांकि पहला बयान भी जो आया है वो हवाले से आया है, लेकिन बाबा का पहला बयान भी वरुण आ चुका है। एक एक करके जब आप शुरू करेंगे तो इस पूरी चर्चा में हम अपने दर्शकों के लिए उन तमाम एंगलों पर बात करेंगे। तो कहां से चर्चा शुरू करनी है वो आप तय करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं वही ब्रेकिंग आपसे जानना चाहूंगा, क्या बयान बाबा की तरफ से आया है? देखिए, बाबा साकार हरि की ओर से जो पहला बयान आया है वो ये आया है कि जब ये भगदड़ हुई मैं उससे पहले वहां जा चुका था। उन्होंने कहा कि अगर इस घटना के पीछे, इस हादसे के पीछे कोई जिम्मेदार है तो आयोजक जिम्मेदार है, और मैं उन तमाम घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। एक लाइन का ये बयान है, और जो जानकारी मिल रही है बाबा ने अपने लिए जो वकील किए हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब ये कानूनी लड़ाई होने वाली है, कानूनी लड़ाई के फेर में वो भी आने वाले हैं, तो उनके वकीलों के जरिए, उनके वकीलों के हवाले से बयान आया है। लेकिन जो एक लाइन का बयान है उसमें बाबा अपने इस पूरे के पूरे, जो इतनी बड़ी घटना हो गई, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उससे अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये घटना हुई उससे पहले मैं उस कार्यक्रम स्थल से दूर जा चुका था, और आयोजक उस पूरी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वरुण, बाबा का बयान और प्रशासन की जो रिपोर्ट है वो आपस में मैच नहीं खाते। हमने खास वीडियो, मैंने खास रिपोर्ट दी थी, आपको भी पता है। जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी वो हमारे पास थी, एसडीएम ने जो सबसे पहली रिपोर्ट जारी की थी वो हमारे पास थी, पुलिस एफआईआर हमारे पास थी, और सिर्फ कागजी रिपोर्ट के हवाले से, सरकार के पास जो कागज मौजूद हैं उनके हवाले से मैंने वो रिपोर्ट आपके सामने, हमारे तमाम दर्शकों के सामने रखी थी। उसमें जो कुछ कहा गया है और जो बाबा का बयान है उसमें विरोधाभास है, और अगर एक एक करके उन विरोधाभासों पर बात करूं कि अंतर कहां है, फर्क कहां है, तो वो मैं आपको बताता हूं। बाबा कह रहे हैं कि जब ये पिंक, जब बाबा की जो पिंक आर्मी है, जो बाबा के अपने स्वयंसेवक हैं, वो इस तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, तब बाबा अपनी जवाबदेही से बच कैसे सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है वरुण, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जो सेवादार वहां पर थे, जो आयोजक वहां पर थे, जिनको बाबा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आखिर वो आयोजन कर किसके सत्संग के लिए रहे थे? किसको सुनने के लिए लोग वहां पर आए थे? वो आयोजनकर्ताओं के बुलाने मात्र से नहीं आए थे। वो आयोजनकर्ता जिस व्यक्ति की तस्वीर दिखाकर लोगों को बुला रहे थे वो तो बाबा की ही तस्वीर थी। जिस चरण रज की बात खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि जो भगदड़ मची, और उसके बाद से लेकर अब तक जो तमाम अपडेट सामने आए हैं कि आप देखिए वहां पर जो चरण रज की बात है, और मैं वापस उस रिपोर्ट को कोट करूंगा वरुण, जो एसडीएम की ओर से पहली रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो शब्दशः लिखा है वो ये कि जब बाबा साकार हरि वहां से निकलने लगे तो लोग उन गाड़ियों, उस जिस गाड़ी से वो जा रहे थे, उसके बाद वो जो धूल लगती है, जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते की धूल को लेने के लिए झुकने लगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले वहां से चला गया था, जबकि उनके चलते चलते, मतलब वो जो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे इंसान वो चरण रज वो धूल लेना चाह रहा है, तो कैसे आप बहुत पहले चले गए? कार्यक्रम खत्म होने तक तो भगदड़ नहीं हुई है। कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ है उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, बाबा की चरण रज को पाना चाहिए, बाबा को एक तरीके से प्रणाम या उनका आशीर्वाद देना चाहिए, और लोग वहां पर जुटने लगे। जब लोग जुटने लगे तब ये पूरी भगदड़ हुई, और उसके बाद वो जो पूरा हाईवे था, उस हाईवे पे जब बाबा एटा के रास्ते पर जाने लगे, वो आगे बढ़ने लगे, दोनों तरफ, क्योंकि बारिश का मौसम है, जो खेत हैं, हाईवे ऊंचा था, खेत निचले इलाकों में थे, वहां पर खेत पर कीचड़ था, पानी था, कुछ लोग वहां पर फिसल कर गिरे, और उसके बाद देखते ही देखते वहां पर जो लोग गिरे हुए थे, जो लोग फिसल रहे थे,
उनको बचाने कुछ गए, कुछ उनके पीछे चले गए, कुछ लोगों को लगा कि नहीं अब यहाँ भीड़ ज्यादा हो रही है, वहां से दूर हटना चाहिए, और एक एक करके उन कीचड़ पर जो दलदल सी स्थिति हो गई थी वहां पर लोग दबने लग गए। वो जो चरण रच लेने के लिए बीच सड़क पर लोग मौजूद थे, उनके पीछे से जो भीड़ आ रही थी वो दबने लग गए। तो जो मान लीजिए कोई झुका, जो व्यक्ति झुका है वो झुककर ही उस धूल को लेना चाहेगा, जो पीछे से लोग आ रहे हैं वो सीधे खड़े होकर आ रहे हैं, और जो नीचे लोग हैं वो जब दब गए तो उनके पीछे से आते ही भीड़ उन लोगों के ऊपर चढ़ने लग गई, और एक एक करके सड़कों की दोनों तरफ या मुख्य सड़क पर सैकड़ों लोग दब चुके थे। और उसके बाद बाबा का ये पहला बयान आना कि मैं वहां बहुत पहले निकल चुका था और आयोजक जिम्मेदार हैं, जो सेवादार हैं, जो पिंक आर्मी का सवाल आप पूछ रहे हैं, वो पूरी की पूरी पिंक आर्मी आखिरकार किसके लिए वो सुरक्षा व्यवस्था कर रही थी। आप एसडीएम की रिपोर्ट देखिए, उसमें साफ लिखा है कि लोग बाबा की ओर ना बढ़ सके इसलिए धक्का मुक्की शुरू हुई। आप पुलिस की एफआईआर को पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि उन सेवादारों ने लोगों को दूर करना शुरू किया, और दूर कर किससे रहे थे? दूर वो कर रहे थे लोगों को बाबा से। तो बाबा तो वहां मौजूद थे, तो उनका जो अपना बयान है कि मैं बहुत पहले चला गया था, और जो पुलिस के पास या जो जिला प्रशासन के पास कागज मौजूद है वरुण, वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। और इस कारण से जो बाबा का बयान है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उस पूरे माहौल के बीच में अपने आप को बचाने की एक कोशिश है, अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका है। लेकिन ये तरीका जो सरकारी कागज है, जो 2 रिपोर्ट है, और मैं वापस कह रहा हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ उन रिपोर्ट को, उन कागजों को हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, उन रिपोर्ट के तथ्यों की और बाबा के बयान की आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन पुष्टि कर लीजिए। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं वरुण। सवाल उत्कर्ष जी वो ये कि बाबा के अपने तर्क हैं, पिंक आर्मी की जो दादागिरी सामने आई, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री, उनको भी इस बारे में बात करनी पड़ी। पिंक आर्मी को जो स्थानीय लोग हैं वो भी जिम्मेदार बता रहे हैं। आज ऐसे तमाम लोगों से हमारे सहयोगी आदर्श झा की बात हुई जो मौके पे गए, और ये बात तमाम लोगों ने कही। मैंने अभी पूरा वो वीडियो सुना, तमाम लोगों ने इस बात को कहा कि आखिर अंदर की कोई फोटो, कोई तस्वीर, कोई वीडियो क्यों नहीं है। वो वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के फोन छीन लिए गए, क्योंकि लोगों को तस्वीरें लेने नहीं दिया गया, लोगों को वीडियो बनाने नहीं दिया गया। जो आदमी बाबा तक जाने की कोशिश करता था, सेवादार उसे मारते थे, सेवादार उसे डंडा मार रहे थे, सेवादार उसका फोन छीन रहे थे, फोन तोड़ रहे थे। आखिर उत्कर्ष जी, ये जो सेवादार हैं, इनको ये पावर मिली कहां से? कौन दे रहा है ये पावर? देखिए, सालों से, पहली बार नहीं है, सालों से ये प्रवचन इस तरीके से चलता रहा है और ये होता रहा है। आज आप खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि अंदर की व्यवस्था सेवादार देखते रहे, और उन्होंने एक शब्द और कहा, अगर उस पूरे बयान को आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि कोई गलत मंशा से, कोई किसी साजिश के तहत ऐसे कार्यक्रम करता है तो दूसरी दिक्कत होती है, लेकिन जब लोग इस मंशा को अलग रखते हैं, उनकी मंशा धर्म नहीं होती, सेवा नहीं होती, तो ऐसे लोग जो बेचारे श्रद्धा भाव से आते हैं, उनको जो दिक्कतें होती है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। और इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि उस पूरी रिपोर्ट को, जो आपने कहा ना कि जो अंदर की तस्वीरें क्यों नहीं आई, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में भी सेवादारों का जिक्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सेवादार थे वो इस घटना में जिम्मेदार थे, और वो जिम्मेदार इस कदर थे कि जैसे ही ये घटना हुई, यानी कि जैसे ही ये हादसा हुआ, वो तमाम सेवादार न सिर्फ भाग निकले, बल्कि अगर पुलिस एफआईआर को आप पढ़ेंगे वरुण, और मैं कोशिश करूं कि उस एफआईआर को अगर हम यहां पर दिखाएं, तो उस एफआईआर में ये बात साफ साफ लिखी है कि सेवादारों ने वहां पर सबूत मिटाने तक की कोशिश की। और आप एक बात सोचिए, स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ऐसे लगाइए वरुण, कि पुलिस एफआईआर के शब्दों में लिखा है कि सेवादारों ने वहां मौजूद जो लोग थे उनके जो अवशेष वहां पर बचे, और अवशेष का अर्थ है कि वो अपने साथ जो चप्पल, सामान, बैग, कपड़े इत्यादि लाए थे, जो वहां भगदड़ में गिरे, जो भी स्क्रीन पर हमको दिख रहा है एक जगह इकट्ठा है, वो उठाकर खेतों में फेंक दिए गए, ताकि ये ना दिखे कि कितनी सारी चप्पलें, बैग या कपड़े वहां पर मौजूद हैं, और ये अंदाजा ना लगाया जा सके कि कितने लोग इस पूरे हादसे में हताहत हुए हैं। और इस आधार पर पुलिस ने उन सेवादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जो पहला झूठ बोला गया वो झूठ था आंकड़ों को लेकर। सालों से बाबा का कार्यक्रम हो रहा है,
हर एक कार्यक्रम में लाखों लोगों का आना जुड़ना ये शामिल रहता है। उसके बाद फिर 80,000 की संख्या की बात क्यों कही गई, और यहां से उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है कि हमको इस पूरे कार्यक्रम की मंशा पर ही शक है कि आपने पहले शुरू में संख्या गलत बताई, फिर आपके सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब भगदड़ हुई तो शुरू में जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जो तमाम साक्ष्य हैं जो अब तक सामने आए हैं, कि शुरू में इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। ये सोचा गया कि संख्या कम है, शायद कुछ लोगों की मौत हुई है, उनको अलग अलग जगहों पर भेजा जाए। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब देखा गया कि संख्या ज्यादा है, तो तमाम सेवादार लोगों की मदद कराने के बजाय, एम्बुलेंस की अपनी गाड़ियों से लोगों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के बजाय, वो तमाम लोग वहां से भाग गए। और उसके बाद जिला प्रशासन की जो टीम वहां पर मौजूद थी, जिसकी संख्या सीमित थी, ये बात सही है कि उसकी संख्या सीमित थी, वो वहां से लोगों को एक एक करके अस्पताल भेजना शुरू हुआ। और उसके बाद जो तस्वीर आई है, कल से लेकर आज तक लगातार वो तस्वीरें, वो दर्द, वो लोगों का दुख और वो सैकड़ों मौतें, लाशों को हम देख रहे हैं वरुण। और कई तस्वीरें तो हम अभी भी कह रहे हैं, कल भी हमने कहा था, दिखाने लायक नहीं है इस कदर। वो जो शव थे, वो जिस हालत में थे, जिस तरीके से दबे हुए थे, जिस तरीके से कुचल गए थे। है वो ये कि वहां पर लगातार तैयारियों का दौर तो जारी था। हफ्ते भर से ज्यादा वक्त हो गया था तैयारियां होते होते, और बसों से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और तमाम राज्यों से लगातार बसें वहां पहुंच रही थीं, लोग वहां पहुंच रहे थे। 2.5-3 लाख लोग वहां पर जुट चुके थे। प्रशासन कर क्या रहा था? सवाल तो बनता है। वरुण, और इस सवाल पर भी, इस बारे में भी आज कई सारे सवाल हुए। आज वो मियाद भी खत्म हो रही है जिसमें ये कहा गया था कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में वो जांच रिपोर्ट और उसकी बातें, हो सकता है या तो सूत्रों के जरिए या उस पूरी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना कि प्रशासन क्या कर रहा था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी होगी। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, ताकि किसी तरीके की अगर साजिश हुई है, और उस साजिश में कोई भी क्यों न शामिल हो, अगर ये घटना सुनियोजित तरीके से कराई गई, यानी कि लोगों का जमावड़ा कराया गया, और उसका आधार जो बन रहा है वो ये कि जब लगातार ऐसे जो पूरे के पूरे मामले हैं वो होते रहे, बाबा का सत्संग इस तरीके से होता रहा, पहले भी इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो फिर जब संख्या, तब लोगों के पास ये अंदाजा मौजूद था कि लाखों लोग जुटते हैं, तो इस बार वो लाखों की संख्या क्यों नहीं बताई गई। वहां से लेकर सेवादारों के भागने तक कई ऐसे कारण बनते हैं जो कि सरकार को लगता है कि इस मामले में साजिश हुई है, लेकिन उसमें प्रशासन की गलती कहां रही, चूक कहां रही, और स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। और वरुण, मैं वापस अपने दर्शकों को बता दूं, हमने वो स्टोरियां भी की है कि कल जब वो घायल उन अस्पतालों में, उस सीएचसी और ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे, तो वहां हाल क्या था। वहां आलम यह था कि जनरेटर नहीं चल रहे थे, बिजली नहीं थी, जनरेटर में तेल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, आला अधिकारी पहले पहुंच गए, डॉक्टरों की टीम नहीं पहुंच पाई, और ये सब कुछ कल देखा गया। ऑक्सीजन नहीं था वरुण, ट्रॉमा सेंटर में, और कई लोगों का ये आरोप है कि अगर वहां पर डॉक्टरों की टीम होती, ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद होता, वहां पर लाइट, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होती, जो जनरेटर नहीं चल रहे थे वो सब कुछ चल रहा होता, तो शायद ये आंकड़ा जो मौत का है वो कुछ कम होता। जो घटनास्थल पर ही मारे गए, उनके शव जब सीधा पहुंचे और अस्पताल में आते साथ पता चला कि नहीं, उनको नहीं बचाया जा सकता, वो नुकसान तो शायद उस नुकसान की तो भरपाई ना हो सकती थी, लेकिन जिस नुकसान की भरपाई हो सकती थी, वो नुकसान शायद ऐसा था जो अस्पतालों में पहुंचकर उन चिकित्सकीय सुविधाओं की उम्मीद जहां लोग करते हैं, वहां पहुंचकर जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और उस पर भी एक खास रिपोर्ट, उस पूरी बद इंतजामी पर एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों के बीच में रखी है, वो भी हमारे तमाम दर्शक देखेंगे कि वो आलम क्या था। चश्मदीदों के बयानों पर, जो हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, उसके आधार पर, और जो तथ्य हमारे सामने आए उसके आधार पर वो रिपोर्ट है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अव्यवस्था थी, कि डॉक्टर नहीं है, जनरेटर चलाने के लिए तेल मौजूद नहीं है, बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है। एलआईयू से लेकर कई सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा था। बाबा सेफ पैसेज के बाद निकल कैसे गए जब इतना बड़ा हादसा हुआ? क्यों रोकने की कोशिश नहीं की गई? वो आयोजक करता कहां है? 24 घंटे इतनी बड़ी घटना को हो गए, एक भी गिरफ्तारी अभी तक अगर नहीं है, तो ये जो तमाम चीजें, ये जो तमाम सवाल हैं, ये तो अपनी जगह लाजमी है, और ये वरुण हम भी पूछ रहे हैं, और ये सरकार को भी पता है कि इन सवालों का जवाब ढूंढना है, क्योंकि अब तक इन सवालों का जवाब वरुण सरकार के पास नहीं है, ना मिला है,
ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई साक्ष्य, और इस बीच में बाबा आकर अपना एक बयान भी जारी कर दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से जो जरूरी कदम है वो ठीक है, लेकिन अब कार्रवाई, अब एक्शन वाली जो बात है वो भी दिखनी चाहिए। हैं देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद हालात का जायजा लिया। बारिश बहुत थी, वहां पर फिसलन बहुत थी, उसके बावजूद वो वहां गए, उन्होंने हालात देखे। उन्हें क्या कुछ पता चला, उन्होंने कोई बयान जारी किया, सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या कोई बयान जारी किया? क्या यूपी सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आई है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मांग हो रही है बुलडोजर एक्शन की। क्या बुलडोजर एक्शन होगा? जानकारियां हैं, और एक तो इस वक्त एक अपडेट है मेरे पास, यूपी सरकार की ओर से वो पूरी लिस्ट जारी की गई है वरुण, अगर आप कहें संख्या के आधार पर, क्योंकि कल से एक बात जो स्पष्टता नहीं थी, हमारे पास 121 का आंकड़ा तो था, जिन 121 लोगों ने अपनी इस पूरे हादसे में जान गंवाई है, जिनकी दुखद मौत हुई है, लेकिन कौन कहाँ का रहने वाला है इसको लेकर संख्या आई है। अगर आप कहें तो मैं वो संख्या बताऊं जो आंकड़े यूपी सरकार की ओर से जारी हुई हैं। हाथरस के हादसे में 121 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से हरियाणा से 4 लोग हैं, एक पलवल से और 3 फरीदाबाद से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक राजस्थान के डीग से एक, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं, 121 में से 6 ये कम हो जाते हैं और 115 बचते हैं। 9 शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 22 लोग हाथरस के थे जिनकी मृत्यु हुई, 17 आगरा, अलीगढ़ से 15, एटा से 10, कासगंज और मथुरा से 8-8, बदायूं से 6, शाहजहांपुर और बुलंदशहर से 5-5, औरैया और संभल से 2-2, जबकि जिन जिलों से एक एक की मृत्यु हुई है वो है ललितपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और उन्नाव। और 9 शव ऐसे हैं वरुण जिनकी अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। इनके बारे में प्रशासन अभी भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। अब जो आपने बयान की बात कही थी, कुछ बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से एक बार फिर से हमारे साथ साझा की गई हैं, क्योंकि मैं भी ये क्रॉस चेक कर रहा था कि कोई नया अपडेट है क्या, और वो मैं शब्दशः आपके लिए हमारे तमाम दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। सबसे पहली बात कि कोई भी दोषी हो, यानी कि जिन पर एफआईआर है, वहां पर तो ये साफ कहा गया है, जो आप एक्शन के बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस हादसे के जिम्मेदार हैं उनको सजा दिलाएंगे, कोई भी दोषी इसमें नहीं बचेगा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस घटना की न्यायिक जांच होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा जो एक बात जानकारी सामने आई है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, और ये इस वक्त एक बड़ी अपडेट है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक एसओपी बनाएगी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, अगर ऐसे ही आयोजन हो रहे हैं तो किस तरीके की नियमावली होनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, जब ये सवाल उनसे हुआ कि देखिए कई सारे लोगों को इस पूरे घटना में, जिसमें बाबा के नाम को लेकर साफ सवाल पूछा गया था कि बाबा का नाम अब तक इस पूरी एफआईआर में क्यों नहीं है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एफआईआर अंतिम है, अगर इस घटना पर जरूरत होगी तो और भी लोग एफआईआर की जद में आएंगे, यानी और भी लोग जो जिम्मेदार होगा वो एफआईआर के दायरे में आएगा। इस एफआईआर को जो शुरू में हुई है, आयोजकों पर हुई है, उसे अंतिम ना माना जाए। तो प्रारंभिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल गई है वरुण। जो इस वक्त मेरे पास एक जानकारी है कि जो एसआईटी बनी थी एडीजी आगरा की अध्यक्षता में, उसकी पहली प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को सौंप दी गई है। ये विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट मिल गई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट के मिलने के बाद कहा है कि इस पूरी घटना की तह तक जाइए, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर जांच होनी आवश्यक है, और प्रथम दृष्टया एफआईआर सिर्फ उन पर हुई जिन्होंने लिखित में परमिशन मांगी थी, लेकिन इसके बाद एफआईआर अमेंड हो सकेगी। लेकिन मुझे मालूम है आप आदर्श के पास शायद जाना चाह रहे हैं, मैं वापस उस ब्रेकिंग को बस एक बार फिर पढ़ दूं। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वरुण, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल गई, 24 घंटे की जो मियाद थी वो रिपोर्ट सीएम के पास पहुंच गई है। सीएम ने कहा है कि इस घटना की तह पर जाइए, और बहुत सारे ऐसे एंगल है जिस पर जांच होनी बाकी है, यानी कि अब इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी। वो जो एंगल का इशारा मुख्यमंत्री ने किया है
वो उस ओर आएंगे। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग थी, जिस जांच रिपोर्ट को 24 घंटे में देना था, प्राइमरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। बिल्कुल, सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता आदर्श झा हमारे साथ मौजूद हैं। आदर्श आज दिन भर हाथरस में थे, उसी जगह थे, पूरे जो तमाम पीड़ित हैं उनसे मिले, उनका दर्द सुना। आदर्श, क्या हालात आपने देखे, आंखों देखी आपकी क्या रही आज? आदर्श, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? देखिए वरुण, अगर आंखों देखी की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस जगह पर कल शायद सत्संग हो रहा होगा, आज वहां पर शमशान जैसे हालात देखे मैंने। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार हम आज सुबह हाथरस पहुंचे हैं। हमने सबसे पहले जाकर मरीजों का हालचाल जानने की कोशिश की। सीएम योगी उसके कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे थे, जिला अस्पताल में हाथरस में लोगों से मिले, तमाम उनका हालचाल उन्होंने जाना। आज भले वहां व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही थी, लेकिन अगर वहां पर स्थानीय लोगों से, आम लोगों से आप बात करें तो उनका कहना था कि कल तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, और होती तो शायद और भी ज्यादा लोगों की शायद जान बच सकती थी। उसके बाद जैसे ही हम उस गांव में पहुंचे जहां पर यह पूरा हादसा हुआ, वहां पर अगर मैं मंजर बताऊं, पूरा पंडाल जिस जगह पर सत्संग हुआ था वो सूना पड़ा है। अपने दर्शकों तक एक एक तस्वीर हमने पहुंचाई है, किस तरह वहां पर चप्पलें बिखरी हुई थी, तमाम चीजें, क्या कुछ वहां पर हुआ था। अलग अलग कई प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की, सबका ये कहना था कि बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही तो उस बाबा और बाबा की जो पिंक आर्मी जिसको कहा जाता है, या उनके जो सेवादार हैं उनकी तरफ से, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक अमला उतनी तादाद में मौजूद नहीं था जिस तादाद में यहाँ पर भीड़ हो गई। सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि भाई 80,000 लोगों के करीब परमिशन ली गई थी, लेकिन यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कल सत्संग था, बसें यहाँ पर अलग अलग राज्यों से 2 दिन 3 दिन पहले से आना शुरू हो गई थी, लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया था। उसके बाद भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर भी कि अगर भीड़ इस तरीके से बढ़ रही थी वरुण, तो उसके बाद एलआईयू है, तमाम एजेंसियां हैं, पुलिस के जो जवान वहां पर मौजूद थे वो आला अधिकारियों को सूचना दे सकते थे कि भीड़ यहाँ पर जरूरत से कहीं ज्यादा हो गई है, तो इंतजाम भी उस तरीके से होने चाहिए, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एक दूसरा, आप स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि वहां पर अगर बाबा के कार्यक्रम में आप किसी तरह का वीडियो बनाते हैं, कोई फोटो लेते हैं, तो बाकायदा उनके सेवादार मारपीट करते हैं, या तो वीडियो डिलीट करवाते हैं या फिर वो मोबाइल फोन छीन लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनका ये कहना था। इसीलिए अगर आप थोड़ा भी पड़ताल करेंगे तो बाबा के कार्यक्रम के अंदर के वीडियोस आपको बहुत मुश्किल से शायद मिल पाए, क्योंकि ये परिस्थिति, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह की चीजें होती थी। बाबा, लोगों का ये कहना था कि अपने मंच से लोगों को ये आह्वान करते थे कि जब मैं निकलूं तो मेरी चरण रज लेना, तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और यहां पर भी यही कहा गया, जिस तरह की बातें सामने आई आज दिन भर में, और उसके बाद लोग टूट पड़े, होड़ लग गई। यहां तक की होड़ ऐसी लगी कि बाबा तो गाड़ी में बैठे हैं कि गाड़ी की ही धूल मिल जाए, गाड़ी को ही छू लें, और इसकी वजह से लोग एक साइड से, जिधर पूरा पंडाल बना हुआ था, उधर से गाड़ी की तरफ भागे। बीच में हाईवे है, सड़क है, और उसको पार करते हुए जैसे उधर पहुंचने की कोशिश की, उसी में लोगों का गिरना शुरू हुआ, और एक के बाद एक लोगों के ऊपर, आदमी के ऊपर इंसान का ढेर लग गया। आप अंदाजा लगाइए, आज सुबह भी उन्हीं खेतों से, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आज सुबह भी वहां पर दोनों ही तरफ से, मतलब एक तरफ पंडाल था और दूसरी तरफ जिस तरफ सबसे ज्यादा लोग गिरे थे के ऊपर एक, वहां पर अलग अलग डेड बॉडीज मिली हैं। बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना था कि उन डेड बॉडीज पर कपड़े तक नहीं थे। अब ये इस पे किस तरीके से जांच होनी चाहिए। स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि जहां पंडाल है उसके पीछे जो पूरी हरियाली का एरिया है, वहां पर भी छानबीन और होनी चाहिए, और ज्यादा सर्च एरिया को बढ़ाया जाना चाहिए, तो शायद कुछ और लोग मिल पाए। इसके अलावा पीड़ितों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर कुछ थे, कुछ नहीं थे, लेकिन भगदड़ मची, अचानक सब कुछ हुआ और इस तरीके से हुआ कि समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से आप बात करें, सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। पूरा आयोजन बाबा का था, बाबा के सेवादार वहां पर लगे हुए थे, लेकिन अभी एफआईआर में जिक्र नहीं है। मौत का आंकड़ा भी उत्कर्ष आपको लिस्ट बता भी रहे थे, और वही लिस्ट हमारे पास भी है। और अगर आप उसको देखें तो 70% से ज्यादा उस लिस्ट में आपको महिलाएं दिखेंगी। आखिर ऐसा क्या ये बाबा कहते हैं कि महिलाएं उनकी भक्त बन जाती हैं, और भक्त भी इस तरह के चरण रज लेने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देती हैं। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर आखिर कैसे रोक लगेगी। अब इसको अंधविश्वास कहें, भक्ति कहें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत से स्थानीय लोग ऐसे मिले कि जब ये घटना हुई, बाबा के सेवादार वहां मौजूद थे। अमर उजाला पे हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, कुछ तस्वीरें भी हमने अमर उजाला पर दिखाई हैं।
उन प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप नहीं आया कि हुआ क्या। स्थानीय लोगों को भी उन्होंने मदद से रोका और उसके बाद जब समझ में आया तो वहां से भाग गए। और जब उसके पहले कुछ उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जिनकी मौत हुई है वो तर गए हैं। इस तरह के सेंटेंस वहां पर बोले गए। ये स्थानीय लोगों के आरोप है, जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे, स्थानीय लोग जो शायद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। आज दिन भर वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, वो तमाम चीजों को देखकर गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल दो सबसे बड़े हैं। एक तो बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है वरुण, दूसरा प्रशासनिक अधिकारी, वो चाहे पुलिस के हो या डीएम हो, दूसरे विभाग के हो, किसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर जिम्मेदारी बनती है तो क्या जो स्टेटस रिपोर्ट ले ली गई 24 घंटे में उससे ही काम हो जाएगा या कार्रवाई होगी, या इस तरह के फिर किसी और बड़ी घटना का हम इंतजार करेंगे। ये तमाम बहुत अहम बातें हैं। यहाँ पर आप अस्पताल में जाइए, जो महिलाएं वहां पर थी उनमें ज्यादातर 60+ की एज की महिलाएं थी। वो बाबा की अनुयायी थी, भक्त थी, जो यहाँ पर पहुंची थी। इंसान क्यों जाता है ऐसे आयोजनों में? अपने कष्टों को दूर करने के लिए जाता है, इस उम्मीद में जाता है कि शायद प्रवचन सुन के उसके कष्ट दूर होंगे। वो शायद ये सोचकर जाता है कि उसकी जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं वो खत्म होगा। लेकिन यहाँ मिला क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद भी अभी तक बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। और विडंबना देखिए, जिसके कार्यक्रम में ये सब कुछ हुआ और चंद मिनट पहले, मतलब उनकी गाड़ियां गुजरी हैं और उसके बाद वहां पर इतनी बड़ी भगदड़ हो जाती है, एक के नीचे एक लोग दब जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। और वो बाबा अपने भक्तों के लिए लौट कर भी नहीं आए। वो बाबा, कोई संवेदना उनकी तरफ से ऐसी व्यक्त नहीं की गई। कहा जा रहा है मैनपुरी के आश्रम में है, उनके आश्रम में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं है। अब ये क्या परिस्थिति बनी हुई है, इस पर आखिर कब कार्रवाई होगी या कब कोई जवाब पूछा जाएगा, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, जिसके भक्तों के साथ ये हुआ, वही व्यक्ति जो खुद को भगवान बता रहा है, वही व्यक्ति एक संवेदना के शब्द नहीं बोल रहा अपने भक्तों के लिए। ये बहुत चुनौती है। मुझे लगता है प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इससे निपटे कैसे। सबसे पहले तो बाबा का नाम एफआईआर में होना चाहिए। और ये जितने स्थानीय लोगों से हमने बात की है, सबका यही कहना था। उत्कर्ष आपके साथ है, मैं एक बार उत्कर्ष से पूछना चाहूंगा, उत्कर्ष, लखनऊ में क्या चल रहा है? इसको लेकर कुछ हो रही है बात कि बाबा क्यों एफआईआर में नाम नहीं है बाबा का, केवल सेवादारों के ऊपर डालकर क्यों बचाने की कोशिश हो रही है, या क्या हो रहा है? इसका एक लीगल कारण बताया गया आदर्श। ये सवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में पूछा गया और मैंने भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अपने तमाम सूत्रों से बात की है। इसका एक लीगल कारण है और वो ये है, मैं आपको वो शब्दशः बता देता हूं कि ये बात क्यों नहीं कही गई। यही सवाल पूछा गया कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। वहां से जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो पहली एफआईआर दर्ज होती है किसी भी मामले पे, वो उन लोगों पर होती है जिन्होंने लिखित में परमिशन मांगी हो। कानूनों के हिसाब से जिनका नाम एप्लीकेशन में होता है उन पर यह है। अब इसके बाद जब विवेचना शुरू होगी, यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद उस एफआईआर नंबर के आधार पर जो इंक्वायरी होती है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है सोर्सेस के अकॉर्डिंग कि इसका दायरा बढ़ेगा और जो भी जिम्मेदार होगा वो एफआईआर की जद में आएगा, यानी लिखित तौर पर उसका भी नाम इसमें शामिल होगा। लेकिन जब आप पहली एफआईआर कराने जाते हैं, खासतौर पर जब वो नामजद हो, प्रशासन की ओर से एफआईआर हो, तो नियम ये है कि जो लोगों ने रिटर्न परमिशन मांगी हो, क्योंकि जिनके नाम पर एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को आधार बनाएंगे, तो जो आप आदर्श शुरू में संख्या कह रहे थे ना कि 80,000 की परमिशन मांगी, तो किसने मांगी 80,000 की परमिशन और ज्यादा कौन गलत निकला, किसने वो सबूत मिटाए, तो वहां से जब मामला शुरू होगा तो वो आयोजकों ने परमिशन मांगी थी, जो आप पूरी एप्लीकेशन में जो तथ्य लिखते हैं, और इसलिए तथ्यों में आयोजकों का नाम है। लेकिन ये साफ है, आज ये कह दिया गया है, जो मैं वापस शब्दशः पढ़ देता हूं, कि प्रथम दृष्टया एफआईआर उन पर होती है जिन्होंने एप्लीकेशन की परमिशन मांगी थी। इसके बाद इसका दायरा बढ़ता है। निश्चित रूप से वो सभी लोग जो घटना के जिम्मेदार होंगे वो इसके दायरे में आएंगे। ये कोट अनकोट मुख्यमंत्री कार्यालय के सोर्सेस हमको बता रहे हैं। एक अपडेट और है मेरे पास, अगर आप लोग कहें आदर्श, जो आप भी कह रहे थे कि 70% महिलाएं हैं, मैं उस संख्या के बारे में भी जानकारी पता करने की कोशिश कर रहा था। अगर वरुण हमारे पास समय हो, एक मतलब ये संख्यावार एक अपडेट और आया है, बेहद दुखद है। 121 मौतों में 113 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं और 2 पुरुषों की मौत हुई है। तो ये एक अपडेट था। वो जो आप 70% कह रहे थे, ये करीब करीब 99% सा आंकड़ा है आदर्श। 2 ही पुरुष हैं, 6 बच्चे हैं, 113 महिलाएं हैं इन 121 लोगों में से, और अब तक 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम उसको अगर चला सके, जो अभी जारी किया गया है,
एक बार मैं उसे कह भी दूं ताकि अगर कोई संपर्क कर रहे हो, ये क्योंकि वहां कई लोगों का मुझे लगता है संपर्क बहुत बड़ी अपनों से नहीं हो चुनौती है पाया हम है। सबके सामने, 0.7 क्योंकि बाबा का सत्संग का आयोजन हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं इन मौतों के आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन भी पहुंची थी, उनसे भी हम बात कर रहे थे और उनका खुद भी कहना था कि आखिर इतना अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है, महिलाएं क्यों आखिर इस तरीके से भरोसा कर लेती हैं, और शिकार भी महिलाएं हो रही हैं। और ज्यादातर महिलाओं की अगर हम आयु वर्ग में उनको कैटेगराइज करें तो ज्यादातर ऐसे हैं जो 50 प्लस उनकी उम्र है, और जाहिर सी बात है परेशानियां हैं, उसको लेकर आदमी एक रास्ता ढूंढता है, कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि किसी गुरु के जरिए उनको शायद कुछ मदद मिल जाए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ऐसे गुरु का अनुयायी होना या ऐसे व्यक्ति का अनुयायी होने का क्या फायदा कि अगर उसके गुजरने के 1-1.5 मिनट 2 मिनट के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाए और उनकी गाड़ी तक वापस ना आए, और वो तब जब आपके हजारों सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं, आप आते यहाँ पर, हो सकता है आपके ही काफिले की गाड़ियों से बहुत से लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो कुछ लोगों की जान और ज्यादा बचाई जा सकती थी। ये आंकड़ा, ये जो लिस्ट लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये और कम हो सकता था, क्योंकि काफी वक्त लग गया, बहुत से लोगों का दम घुटा, ऑक्सीजन नहीं मिली। अगर सही वक्त पर उनको पहुंचाया गया होता तो शायद परिस्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती। हमें चर्चा अंधविश्वास पर भी करनी चाहिए कि आखिर ये अंधविश्वास किस तरीके से जड़ें फैला रहा है। आदर्श, आप आज जब वहां गए तो मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी, जो वीडियोस आपने वहां से लाइव किए वो देखे। लोग लगातार पिंक आर्मी की बात कर रहे थे, पिंक आर्मी की गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, उनके द्वारा मारपीट की बात कर रहे थे। मैं ये चाहूंगा एक बार और आप दर्शकों को बताएं कि ये जो सेवादार हैं, पिंक आर्मी है, इसका क्या रोल रहा। देखिए, जितनी हमारी लोगों से बात हुई, पूरा दिन हमने घटनास्थल के आसपास बिताया, वहां पर मौजूद लोगों से बात की, आसपास के लोगों से बात की, और उन सबका कहना था कि कार्यक्रम तो कल था, लेकिन उसके पहले से ही यहाँ पर पिंक आर्मी के तमाम सेवादार मौजूद थे। उनका बाकायदा एक ड्रेस कोड है, खाकी पैंट है, व्हाइट शर्ट है और पिंक कैप है, और वो पूरा आयोजन देखते हैं। और कई बार वो अपने आयोजनों में पुलिस वगैरह को भी उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं या होने नहीं देते हैं। वो उनका एक अपना दबदबा बना हुआ है, वो चाहे बाबा के रसूख से है या जिस वजह से भी है, तो वो बना हुआ है, और वो सारा पूरा आयोजन देखते हैं। यही यहाँ पर भी हो रहा था। एक मुझे लगता है फॉर्मेलिटी के तौर पर पुलिस को एक जानकारी दी गई थी, परमिशन ली गई थी कि 80,000 लोग होंगे, यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग जुट गए। अब वो स्थिति संभालना उनके लिए भी, और वो जगह, जिस पूरे जगह पर वो पंडाल बनाया गया था, वो इतना बड़ा था नहीं वरुण कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट पाए। पहली बात तो ये। दूसरा, बिल्कुल हाईवे से सटी हुई जमीन, मतलब हाईवे से आपने 2 कदम आगे बढ़ाया, आप उस पंडाल के पास पहुंच जाएंगे, तो ये एक स्थिति थी। तीसरा, ये पिंक आर्मी, वहां पर आप मोबाइल निकालकर वीडियो नहीं बना सकते। मंचों से आह्वान किया, बताया जाता है कि आप मोबाइल से वीडियो ना बनाएं, मोबाइल से फोटो ना खींचे। तो बाबा के आयोजनों के ज्यादातर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, जैसे बाकी और धर्मगुरु हो, प्रवचन करने वाले लोग हो, उनके भाषणों के, उनके संबोधनों के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, हिस्से मिल जाएंगे, ऐसा शायद बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर जिन लोगों ने कोशिश की उनके साथ मारपीट हुई, उनके मोबाइल छीन लिए गए। जो लोग थोड़ा लड़ पाए, शायद पुलिस ने उनकी मदद की तो उनके मोबाइल फोन मिल गए। ऐसे ही कुछ युवक हमें मिले। उन युवकों का सीधा आरोप था कि जब ये पूरी घटना हुई, उन्होंने डेड बॉडीज को हटाने की कोशिश की, उनके साथ और भी तमाम स्थानीय लोग वहां पर जुट गए इतने बड़े हादसे के बाद। उन सब ने डेड बॉडीज को हटाने की कोशिश की, लेकिन काफी वक्त तक पिंक आर्मी के सेवादारों ने उनको हाथ लगाने से रोक कर रखा। वो खुद ही कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, तो धीरे धीरे करके पूरी पिंक आर्मी वहां से गायब हो गई। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, और उन्होंने पहले जितने लोगों को कैंटर के जरिए, टेम्पो के जरिए, जिस तरीके से वो पहुंचा सकते थे, वो चाहे सिंगरार मऊ की हम बात करें या हाथरस की बात करें, इधर अलीगढ़ है, एटा है, जहां जहां पहुंचाया जा सकता था वहां पहुंचाने की कोशिश की। इस बीच में जो तमाम लोग और बाकी लोग थे, उनके साथ के जो लोग उस भीड़ में फंस गए थे, जो हादसे का शिकार हो गए थे, उन्होंने अपने लोगों को पहचाना। तो कई लोगों को वहीं पर उनके जो परिजन थे या उनके साथ के लोग थे, उनका शव सौंप दिया गया। अब पता नहीं उस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि वो लोग यहाँ से लेकर गए, उसके बाद वो शायद अस्पताल पहुंचे होंगे, शायद इसलिए भी संख्या में उसका जिक्र नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें स्थानीय लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे ही परिजनों ने पहचाना कि ये मेरा व्यक्ति है, तो वो उसको अपने साथ उठा कर ले गए। उनको लगा कि जल्दी से हम अपने जरिए अस्पताल ले जाएं, प्रशासन का इंतजार करेंगे, वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगा ये भी बताता हूँ, क्योंकि वो पूरा हाईवे है, और इस तरफ बाबा का कार्यक्रम हो रहा था, और इस तरफ पूरा एक आयोजन के लिए पार्किंग वगैरह भी बनाई गई थी, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। बीच में पूरा हाईवे था, और करीब 5 से 7 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था।
ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। ऐसे में प्रशासन को जब जानकारी मिली भी, उसके बाद भी एम्बुलेंसेस को, पुलिस की टीम को वहां पर पहुंचने में आधे घंटे से 40-45 मिनट का वक्त लग गया। ये एक बड़ी बात है। तो अब पिंक आर्मी के दबदबे का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि आप बाबा के कार्यक्रम में वीडियो तक नहीं बना सकते। छड़ी लेकर पिंक आर्मी के सेवादार घूमते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो छड़ी से पिटाई होगी, मोबाइल तक छीन लिया जाता था। और जो उनके भक्त थे वो अभी भी उनको मान रहे हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। बहुत से भक्त हमें मिले कि वो भगवान के अवतार हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, कि वो तो निकल गए थे, उनकी गाड़ी तो निकल गई थी, उसके बाद हादसा हुआ। ये एक जो सोच है, हमें इसके बारे में भी बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कार्रवाई जिस गति से आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री आए, लगातार कल से उन्होंने नजर बनाई हुई है, आज वो आए, अस्पताल भी गए, यहाँ पर भी आए, घटनास्थल पर आए, स्टेटस रिपोर्ट भी ली, लेकिन जो बार बार लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि पूरा आयोजन तो बाबा का था, टेक्निकलिटीज तो जो है सो है, लेकिन आयोजन बाबा का था और एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। बस एक आखिरी सवाल आदर्श जी, केवल एक आखिरी सवाल, बारिश बहुत है मैं देख रहा हूं, केवल एक आखिरी सवाल कि बाबा अभी है कहां? देखिए, ये एक पहेली है जिसको सुलझाने की कोशिश मुझे लगता है पूरा मीडिया कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। लगातार हम सब भी नजर बनाए हुए हैं बाबा आखिर है कहां। मैनपुरी में बाबा का एक आश्रम है और वहां पर भी तमाम लोगों ने जानने की कोशिश की। पुलिस, जो हमें जानकारी मिली, पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन शायद उसको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। अब ये बाबा के रसूख की वजह से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक बाबा को लेकर पुख्ता जानकारी कोई नहीं दे रहा है। आखिरी जानकारी ये मिली थी कि वो उनकी गाड़ियां पहुंची थी वहां मैनपुरी के आश्रम में, पहुंचते तो देखा गया था, निकलते हुए नहीं देखा गया। लेकिन उसके बाद बाबा अभी तक सामने नहीं आया है, ना मीडिया में, ना कोई संवेदना। सबसे बड़ी बात कि बाबा ने अपने भक्तों के लिए अभी तक कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। ये इसके पीछे की क्या वजह है? एक संवेदना तो व्यक्त की जा सकती थी अपने भक्तों के लिए, ये तक नहीं हुआ है। और इसीलिए सबको इंतजार है ये जानने का कि बाबा है कहां। और इसीलिए अब लोगों के अंदर और गुस्सा है कि एफआईआर अगर हुई होती बाबा के नाम पर तो शायद अब तक पता होता कि बाबा कहां है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। उत्कर्ष जी, अब मैं आपसे सवाल करूंगा और सवाल बहुत सीधा है। क्या बाबा के खिलाफ हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में एफआईआर हो, कड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर एक्शन हो, जैसा हमने योगी आदित्यनाथ का पिछला ये जितना भी अभी तक का कार्यकाल रहा है उसमें देखा है? क्या किसी बड़े एक्शन की हम उम्मीद करें? एफआईआर तक हाँ, मतलब मैं साफ कह रहा हूं, जो सोर्सेज जिस तरीके से, और जो मैंने आपको शब्दशः बताया था जब आदर्श ने वो सवाल पूछा था, वो उन्होंने जो जवाब दिया था, मैं बिल्कुल वापस कह रहा हूं कि एफआईआर विस्तृत होगी, एफआईआर अमेंड होगी, और इस एफआईआर में मेरी समझ ये कहती है, जिस तरीके से प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, बाबा का नाम इसमें शामिल होगा। और एक सवाल जो आप आदर्श से पूछ रहे थे कि बाबा कहां हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, और ये पुष्ट खबर है, लेकिन कई सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बाबा शायद उत्तर प्रदेश में और उस आसपास के इलाकों में, मतलब जहां हाथरस में उन्होंने कार्यक्रम किया है उससे करीब 3-4 जिलों के रेडियस में ही बाबा किसी जगह पर हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो इस मामले में पता कर रही है, लेकिन चूंकि बाबा का नाम मुझे लगता है कि पहले शायद एफआईआर में आएगा और फिर हम वो पुलिसिया कार्रवाई होती उनके खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी देख सकते हैं। तो जो आपने पूछा सीधा सवाल, मैं कह रहा हूं कि हाँ, मुझे पूरे तौर पर ये लग रहा है, ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो भाषण है, मैं वापस कह रहा हूं कि जब वो आप तथ्यों का आधार बनाएंगे, उन होर्डिंग को भी सबूत के तौर पर शामिल किया जाएगा, आयोजन के तौर पर शामिल किया जाएगा। जब वो संख्या देखी और आयोजनकर्ताओं ने 80,000 कहा, तो बाबा ने उस भीड़ के लिए क्या कहा, क्या चरण रज लेने वाली बात कही, और अगर जो लोग हैं, जैसा आदर्श ने बताया, वो कह रहे हैं, तो पुलिस के पास भी जो गवाह होंगे वो कहेंगे, तो वो उकसावा तो बाबा का भी होगा ना। और वो एफआईआर अमेंड होगी जो पहली एफआईआर लिखी गई है। अभी सिर्फ वो 2 आधार पर लिखी गई है। एक, आपने आयोजन के नाम पर जो व्यवस्था बोली उसमें झूठ बोला, दूसरा आपने साक्ष्य छुपाने की कोशिश की, और तीसरी जो बात उसमें है कि आपने अव्यवस्था फैलाई। लेकिन उकसाने वाली बात, अव्यवस्था फैलाने वाली बात, और उसके बाद वहां से भाग निकलने की बात, मुझे लगता है कुछ और ऐसे मामले या कुछ और ऐसे आधार होंगे, बाबा का नाम एफआईआर में आएगा। वरुण, बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष जी इस तमाम जानकारी के लिए। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो उत्कर्ष जी की रिपोर्ट हो, वो आदर्श झा की रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्ट्स अमर उजाला उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, वो हमारे चैनल पर जाएं, ये तमाम रिपोर्ट्स को देखें, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें। हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने बहुत
मेहनत करके उन ग्राउंड रिपोर्ट्स को तैयार किया है, मौके पर मौजूद रहे हैं, अपनी आंखों देखी उन रिपोर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने का काम किया है। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।